सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। नई दुनिया मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। क्या हम आज की शुरुआत एक खेल से करें? आपको तो पता ही होगा कि रोबोट कैसे चलते हैं। अब हम एक खेल के द्वारा रोबोट की तरह चलने फिरने और काम करने की कोशिश करेंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक रोबोट हैं, मैं एक रोबोटिक इंजीनियर हूं। मैं आप सबको निर्देश दूंगा और आपको उनका पालन करना है। आप कभी ऐसा रोबोट नहीं बनना चाहेंगे जो दूसरों के निर्देशों का पालन करता है ना? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम अपने सारे काम किसी के निर्देशों के अनुसार करेंगे तो हम कभी अपने लिए कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। हम अपने निर्णय खुद लेना चाहते हैं, है ना? निर्णय लेने का अर्थ क्या होता है? निर्णय लेने का मतलब है हमारे पास जो विकल्प हैं उनमें से एक चुनना। मैं दोहराता हूं, निर्णय लेने का मतलब है हमारे पास जो विकल्प हैं उनमें से एक को चुनना। उदाहरण के लिए, आप दुकान पर कपड़े खरीदने जा रहे हैं। आपने अलग अलग रंग, डिजाइन, कीमत, गुणवत्ता इत्यादि के हिसाब से कपड़े देखे। आप इन सब बातों को ध्यान में रखकर यह तय करेंगे कि आपको क्या चाहिए, है कि नहीं? इसी को कहा जाता है निर्णय लेना। चाहे रोजमर्रा की बातें हों या फिर जीवन का लक्ष्य, निर्णय लेना इनका महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम हर वक्त कोई ना कोई निर्णय लेते हैं, जैसे कि किस समय उठना है, क्या पहनना है, कौन सा प्रश्न पहले हल करना है इत्यादि। कभी कभी दूसरे लोग हमारे लिए निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम कोई परीक्षा देने वाले हैं तो हम ये तय नहीं कर सकते कि उसमें कौन से प्रश्न आने चाहिए। यह निर्णय शिक्षक या फिर परीक्षण करने वाले बोर्ड का होता है। पर यदि दो प्रश्नों में से एक प्रश्न करने का विकल्प दिया गया हो तो हम ये निर्णय ले सकते हैं कि हमें किसका जवाब देना है। इसी तरह हम यह निर्णय ले सकते हैं कि किस दिन हमें कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं। आपके या दूसरों द्वारा लिए गए हर निर्णय का अल्पकालीन या दीर्घकालीन परिणाम होता है। इसलिए हमारे निर्णयों का अल्पकालीन या दीर्घकालीन महत्व होता है। हम अल्पकालीन निर्णय रोज लेते हैं और दीर्घकालीन निर्णय कभी कभी लेते हैं। कभी कभी ये दीर्घकालीन निर्णय असाधारण परिस्थितियों में लिए जाते हैं।
ऐसे निर्णयों को हम असाधारण निर्णय कह सकते हैं। आइए कुछ उदाहरणों द्वारा हम इनके बारे में और जानने की कोशिश करें। आइए पहले काशी के बारे में जानते हैं। काशी अपने दोस्त से 4 बजे पुस्तकालय के बाहर मिलने वाला था। अगर वो पैदल जाता तो आधे घंटे में वहां पहुंच जाता और बस से उसे 15 मिनट लगते। काशी 3:30 बजे घर से निकला। जैसे ही वो गली के मोड़ पर पहुंचा, उसने देखा कि पुस्तकालय जाने वाली बस स्टॉप पर पहुंच रही थी। अगर वो पैदल जाए तो भी वो समय पर पुस्तकालय पहुंच जाएगा। अगर वो बस से गया तो उसे वहां पर 15 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप काशी होते तो आप क्या करते? 1. पैदल जाने का निर्णय लेते क्योंकि काफी समय बचा हुआ था। 2. बस से जाते और 15 मिनट अपने दोस्त का इंतजार करते। 3. बस से जाते और 15 मिनट तक पुस्तकालय में किताब पढ़ते। चाहे काशी इनमें से कोई भी निर्णय ले, उसका अल्पकालीन असर होगा। ऐसे निर्णयों को अल्पकालीन निर्णय कहते हैं। अल्पकालीन निर्णय का असर भी अल्पकालीन होता है। मैं दोहराता हूं, अल्पकालीन निर्णय का असर भी अल्पकालीन होता है। कमल 8वीं कक्षा से 9वीं कक्षा में उत्तीर्ण होकर गया। इसलिए उसके चाचा उसे एक तोहफा देना चाहते थे, पर उन्हें पता नहीं था कि तोहफे में क्या देना चाहिए। उन्होंने इस बारे में कमल से बात की और उसे तोहफे में एक शब्दकोश दिया। चाहे ये निर्णय सही हो या गलत, इसका कोई भी दीर्घकालीन नकारात्मक परिणाम नहीं होगा। हमने इससे क्या सीखा? अल्पकालीन निर्णय चाहे अकेले लिए गए हों या मिलकर, उनका असर बहुत कम और अल्पकालीन होता है। मैं दोहराता हूं, अल्पकालीन निर्णय चाहे अकेले लिए गए हों या मिलकर, उनका बहुत कम असर होता है और अल्पकालीन होता है। आइए अब इकबाल की बात करें। इकबाल दुकान पर सामान खरीदने गया। जो साबुन वो हमेशा खरीदता है, उसके अलावा एक नई कंपनी का साबुन वहां मिल रहा था। जब उसने दुकानदार से पूछा तो उसने बताया कि यह साबुन दूसरों के मुकाबले सस्ता है और ज़्यादा चलता है। इकबाल ने तय किया कि वो नया वाला साबुन खरीदेगा। जब उसने नया साबुन इस्तेमाल किया तो उसे पता चला कि ये उसकी त्वचा के लिए ठीक नहीं है। इसलिए वो फिर से अपना पुराना साबुन लेने गया। वो दुकान पर फिर से गया और दुकानदार से मिला। इन परिस्थितियों से हमने क्या सीखा? हमारे जीवन के लिए ज़्यादातर निर्णय अल्पकालीन होते हैं और उनका असर भी अल्पकालीन होता है। अगर वे निर्णय गलत हुए तो भी उनकी वजह से कोई भयंकर नुकसान या गंभीर नकारात्मक परिणाम नहीं होगा। किसी गलत निर्णय के नकारात्मक असर को समझकर हम उस अनुभव से सीख ले सकते हैं ताकि हम वो गलती ना दोहराएं। मैं दोहराता हूं, किसी गलत निर्णय के नकारात्मक असर को समझकर हम उस अनुभव से सीख ले सकते हैं ताकि हम वो गलती ना दोहराएं। अब एक क्रियाकलाप का समय है। क्या आपने कभी कोई गलत निर्णय लिया है? जैसे कोई फिल्म देखने जाना क्योंकि आपको लग रहा था कि वो मज़ेदार होगी, या विज्ञापन से आकर्षित होकर कोई नई चीज़ खरीदना और फिर ये पता चलना कि वो चीज़ इतनी भी अच्छी नहीं थी। हमने अब तक अल्पकालीन निर्णयों के बारे में बात की। आइए अब दीर्घकालीन निर्णयों के बारे में बात करें। माधवी का परिवार
एक नई अलमारी खरीदना चाहता है। माधवी ने अखबार में कई विज्ञापन देखे और एक निश्चित प्रकार की अलमारी खरीदने के लिए अपना मन बना लिया। पर उसके भाई को उस अलमारी की डिज़ाइन पसंद नहीं आई और उसे लगा कि वो अलमारी अन्य कंपनियों की अलमारी से महंगी है। इस परिस्थिति में क्या माधवी के माता पिता को माधवी की बात मान लेनी चाहिए? इस परिस्थिति में जो अलमारी खरीदी जा रही है वो केवल माधवी के लिए नहीं है, इसलिए दूसरे लोगों के नज़रिए से भी सोचने की आवश्यकता है। कभी कभी यह संभव नहीं होता कि घर के प्रत्येक सदस्य के लिए अलग अलमारी खरीदी जा सके। अलमारी को खरीदने के बाद तुरंत उसकी जगह नई अलमारी खरीदना भी संभव नहीं होता। यह साबुन के मामले में किया जा सकता था, लेकिन इस मामले में नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी निर्णय जिसका दीर्घकालीन असर होता है उसे जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता। ऐसे निर्णय अच्छी तरह सोच समझ कर लेने पड़ते हैं। इन निर्णयों को दीर्घकालीन निर्णय कहा जा सकता है। दीर्घकालीन निर्णय वो होता है जिसका असर भी दीर्घकालीन होता है। मैं दोहराता हूं, दीर्घकालीन निर्णय वो होता है जिसका असर भी दीर्घकालीन होता है। अब एक और परिस्थिति देखते हैं। कला, माला और लता एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। रविवार को वे पिकनिक पर जाना चाहते हैं। तीनों ने पिकनिक के लिए अलग अलग जगह का सुझाव दिया। जो जगह लता ने बताई वो माला को पसंद नहीं थी। माला ने जो जगह बताई वो बहुत दूर थी। बहुत देर बहस करने के बाद उन्होंने एक जगह चुनी जहां वे तीनों जाने के लिए तैयार हो गए। निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी की राय लेना जरूरी होता है। ऐसा निर्णय लेना चाहिए जो सबको स्वीकार हो। अगर सबकी राय न ली जाए तो पिकनिक में मजा नहीं आएगा। सबकी राय न लेने से रिश्तों में भी दरार आ सकती है। इसलिए जब कई लोग एक साथ मिलकर निर्णय ले रहे हों तो ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें सबकी सहमति हो और वो एक तरफा ना हो। दीर्घकालीन निर्णय उसके परिणामों को ध्यान में रखकर और सोच समझकर लेने चाहिए। मैं दोहराता हूं, दीर्घकालीन निर्णय उसके परिणामों को ध्यान में रखकर और सोच समझकर लेने चाहिए। आइए अब मोहन की परिस्थिति के बारे में जानते हैं। मोहन और उसकी बहन सुमन मेले में जाना चाहते हैं। सुमन वहां शुक्रवार को जाना चाहती है, पर उस दिन मोहन को अपनी मां का एक काम करना है, इसलिए वो शनिवार को जाना चाहता है। शनिवार को सुमन अपनी सहेलियों के साथ खेलना चाहती है। अगर आप सुमन की जगह होते तो आप इन चारों में से कौन सा विकल्प चुनते? क्या आप दोनों इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? 1. शुक्रवार को उसे मोहन के बिना ही मेले में जाना चाहिए। 2. मोहन से कहना चाहिए कि उसे मां का काम करने की जरूरत नहीं है। 3. मेले में अकेले जाना चाहिए। 4. शुक्रवार को मां का काम करने में मोहन की मदद करनी चाहिए और फिर उसी दिन मेले में जाना चाहिए। अगर सुमन मोहन के बिना मेले में जाएगी तो मोहन को बुरा लगेगा। अगर मोहन मां की मदद नहीं करेगा तो मां का काम बढ़ जाएगा। अगर मोहन ये मान जाए कि दोनों को मेले में अकेले जाना चाहिए तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। पर सोचने वाली बात यह है कि वो मेले में अपनी बहन के साथ जाना चाहता था, इसलिए वो इस बात से खुश नहीं होगा। अगर सुमन मोहन की मदद करेगी तो वो दोनों साथ में मेले में जा सकते हैं। ऐसा करने से वो शनिवार को अपनी सहेलियों के साथ भी खेल सकती है। इस तरह उन दोनों की इच्छा पूरी हो जाएगी
और किसी को दुख भी नहीं होगा। तो जब साथ मिलकर कोई निर्णय लिया जाता है तो सबकी इच्छाओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना चाहिए ताकि रिश्ते मजबूत बने रहें। मैं दोहराता हूं, जब साथ मिलकर कोई निर्णय लिया जाता है तो सबकी इच्छाओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना चाहिए ताकि रिश्ते मजबूत बने रहें। माधवी, कला और मोहन के साथ जो हुआ वो हमारे रोजमर्रा के जीवन में अक्सर होता है। जिन निर्णयों को लेने में बहुत खर्चा होता है, जैसे त्योहार के लिए कपड़े खरीदना, छुट्टियों में घूमने जाना इत्यादि, हमने आज जो सीखा है, क्या अब हम उसका सार संक्षेप कर लें? निर्णय लेने का मतलब है हमारे पास जो विकल्प हैं उनमें से एक को चुनना। अल्पकालीन निर्णय का असर भी अल्पकालीन होता है। दीर्घकालीन निर्णय वो होता है जिसका असर दीर्घकालीन होता है। दीर्घकालीन निर्णय उसके परिणामों को ध्यान में रखकर और सोच समझकर लेने चाहिए। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। आइए अब असाधारण निर्णयों के बारे में बात करते हैं। माही के बारे में सुनिए। मुकेश ने एक छोटे शहर में 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की। 9वीं कक्षा के लिए वो पास के एक बड़े शहर में गया। स्कूल में उसके कुछ साथियों के पास महंगी महंगी चीज़ें थी। मुकेश भी ऐसी चीज़ें खरीदना चाहता था, पर उसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे। मुकेश का एक पुराना मित्र मोहन एक दुकान में काम करता था। वो आधी कमाई अपने माता पिता को देता था और आधी अपने खर्चों के लिए रखता था। मुकेश भी उसकी तरह पैसे कमाना चाहता था, इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी और वो एक कारखाने में काम करने लगा। वो आधी कमाई अपने माता पिता को देने के बाद बाकी के पैसे खुद पर खर्च करता था। कई साल बीत गए। स्कूल में पढ़ने वाले उसके दोस्त कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छी कमाई वाली नौकरी करने लगे, पर मुकेश अब तक कारखाने में थोड़े से पैसे कमाता था। मुकेश का निर्णय कैसा था? अक्सर लिया जाने वाला, कभी कभी लिया जाने वाला, या एक जीवन में एक बार लिया जाने वाला असाधारण निर्णय? ये एक असाधारण निर्णय था जिससे उसके जीवन की दिशा बदल गई। ऐसे निर्णय वापस नहीं लिए जा सकते, इसलिए ये असाधारण होते हैं। जो निर्णय जीवन में एक बार लिया जाता है और जिससे जीवन की दिशा बदल जाती है, उसे असाधारण निर्णय कहते हैं। मैं दोहराता हूं, जो निर्णय जीवन में एक बार लिया जाता है और जिससे जीवन की दिशा बदल जाती है, उसे असाधारण निर्णय कहते हैं। जिन निर्णयों को बदला नहीं जा सकता, ऐसे निर्णय लेने से पहले बार बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन पर इनका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। ये निर्णय हमारी जमा पूंजी और रिश्तों से संबंधित हो सकते हैं। कोई शौक रखना या दोस्त चुनना और कोई आदत पालना भी असाधारण निर्णय होते हैं, जो सोच समझ कर लिए जाने चाहिए। मैं दोहराता हूं, कोई शौक रखना या दोस्त चुनना और कोई आदत पालना भी असाधारण निर्णय होते हैं, जो सोच समझ कर लिए जाने चाहिए। अब तक हमने अल्पकालीन, दीर्घकालीन और असाधारण निर्णयों के बारे में जाना। आइए अब इनसे संबंधित
एक क्रियाकलाप करते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ निर्णय और उनसे संबंधित शब्द दिखेंगे। प्रत्येक निर्णय के लिए आपको उचित खंड में निशान लगाना है कि ये निर्णय अक्सर लिए जाते हैं, कभी कभी लिए जाते हैं या फिर जीवन में एक या दो बार। आपको इस बारे में भी निशान लगाना है कि ये निर्णय अकेले लिए जाते हैं या साथ मिलकर। उदाहरण के लिए, नाश्ता करने से पहले अखबार पढ़ना है या बाद में। ये निर्णय अक्सर रोज लिया जा सकता है और ये अकेले ही लेना होता है। इसके अनुसार आपको उचित खंड में निशान लगाना है। क्या हम शुरू करें? निर्णय अक्सर, कभी कभी, जीवन में एक दो बार, अकेले, साथ मिलकर। आज मुझे कौन से कपड़े पहनने चाहिए? मुझे किस क्षेत्र में काम करना चाहिए? हम सब दोस्तों को कौन सी फिल्म देखनी चाहिए? मुझे कौन सी योग्यताओं को विकसित करना चाहिए? इस बार छुट्टियों में हमारे क्लब को कौन सी गतिविधियां करनी चाहिए? क्या मुझे किसी खास व्यक्ति को अपना करीबी मित्र बनाना चाहिए? बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। आइए अब उत्तर देख लेते हैं। निर्णय अक्सर, कभी कभी, जीवन में एक दो बार, अकेले, साथ मिलकर। आज मुझे कौन से कपड़े पहनने चाहिए? मुझे किस क्षेत्र में काम करना चाहिए? हम सब दोस्तों को कौन सी फिल्म देखनी चाहिए? मुझे कौन सी योग्यताओं को विकसित करना चाहिए? इस बार छुट्टियों में हमारे क्लब को कौन सी गतिविधियां करनी चाहिए? क्या मुझे किसी खास व्यक्ति को अपना करीबी मित्र बनाना चाहिए? आमतौर पर इन बातों के लिए हम जिस तरह के निर्णय लेते हैं, ये निशान उसके अनुसार है, पर कभी कभी ये निर्णय इससे भी अलग हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, किसी कार्यक्रम में जाने के लिए आप साधारण कपड़े पहनना चाहते थे, पर आपने माता पिता की भावनाओं का आदर करते हुए अपने पारंपरिक पोशाक पहनने का निर्णय लिया। तो इस परिस्थिति में ये साथ मिलकर लेने वाला निर्णय बन गया। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ निर्णय अक्सर लिए जाते हैं, कुछ कभी कभी और कुछ निर्णय बहुत ही कम बार। ये निर्णय या तो अकेले लिए जाते हैं या फिर साथ मिलकर, पर अंत में इन निर्णयों और उनके परिणामों के लिए हम ही जिम्मेदार होते हैं। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके परिणामों के बारे में अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। कोई भी निर्णय लेने से पहले हम उसके परिणामों के बारे में अच्छी तरह कैसे सोच सकते हैं? हाँ, उसे हर नजरिए से देखकर। आइए इसके बारे में जानते हैं। कोई भी निर्णय लेने के सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए कि इसका असर किन किन लोगों पर होगा। हम अकेले ये तय कर सकते हैं कि हमें कौन से कपड़े पहनने हैं, पर जब हम दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हों तो हमें सबकी राय, इच्छा और सहूलियत को ध्यान में रखना चाहिए। ये निर्णय साथ मिलकर लेना चाहिए। तो निर्णय लेने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे किसी भी निर्णय का दूसरों पर क्या असर होगा। ये पहली बात है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। निर्णय लेने से पहले क्या ध्यान में रखना चाहिए? क्या इसका असर सिर्फ मुझ पर होगा या दूसरों पर भी? ध्यान में रखने वाली दूसरी बात है पैसे। हमें यह सोचना चाहिए कि हमारा निर्णय गलत निकला तो उसमें कितने पैसों का नुकसान होगा। उदाहरण के तौर पर, एक ही तरह के दो बल्ले एक दुकान पर 500 रुपए में मिलते हैं,
और दूसरी दुकान पर 650 रुपये में। वो बल्ला केवल 1 साल चलेगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये सोचना ज़रूरी है कि उस पर कितने रुपए खर्च करने चाहिए। निर्णय लेने से पहले क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? इसमें कितने पैसे खर्च होते हैं? अगर निर्णय गलत हुआ तो कितना नुकसान होगा? तीसरी बात यह है कि आपको सही समय पर निर्णय लेना चाहिए। आइए एक परिस्थिति के द्वारा इसके बारे में और जानते हैं। परेश सोमवार को अपने चाचा से मिलने जाने वाला था, इसलिए उसने अपने दोस्त मुरली को साथ आने को कहा। शुक्रवार शाम तक मुरली ने उसके साथ न जा पाने के बारे में कुछ नहीं कहा। परेश यही सोचता रहा कि मुरली उसके साथ आएगा, इसलिए वो जाने की व्यवस्था में जुट गया। पर शनिवार को सुबह मुरली ने परेश से कहा कि वो उसके साथ नहीं जा पाएगा। यहां पर क्या समस्या थी? अगर मुरली ये पहले ही तय कर लेता कि वो परेश के साथ नहीं जा पाएगा, तो परेश को उसके लिए व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, परेश को निराशा भी नहीं होती। इसलिए सही समय पर निर्णय लेना आवश्यक होता है। निर्णय लेने से पहले क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? निर्णय लेने में मुझे कितना समय लगाना चाहिए? चौथी बात यह है कि निर्णय लेते समय हमें अपने निर्णय के अल्पकालीन और दीर्घकालीन परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। उदाहरण के लिए, पिछले सत्र में हमने देखा कि काशी का पुस्तकालय तक पैदल जाना, कमल के चाचा का उसके लिए शब्दकोश खरीदना, इकबाल का नया साबुन खरीदना, इन सब के अल्पकालीन परिणाम थे, जबकि माधवी का अलमारी खरीदना या मुकेश का पढ़ाई छोड़ने का निर्णय इनके दीर्घकालीन परिणाम थे। आमतौर पर कोई नया शौक रखना, दोस्त बनाना या आदत डालना इनके दीर्घकालीन परिणाम होते हैं। इसलिए निर्णय लेने से पहले हमेशा उसके परिणामों के बारे में सोच लेना चाहिए। निर्णय लेने से पहले क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? हमारे निर्णय का परिणाम अल्पकालीन होगा या दीर्घकालीन। हम इन बातों को कैसे याद रखेंगे? संक्षिप्त में देखें तो हमारे निर्णयों का असर दूसरों पर, पूंजी पर, समय पर और परिणामों पर होता है। तो हम इसे याद रखने के लिए इन शब्दों के पहले अक्षरों से एक नया शब्द बना सकते हैं, दूप सप, या फिर हम एक वाक्यांश बना सकते हैं, दूसरे पूंजी समय पर परिणाम। क्या हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? जो निर्णय जीवन में एक बार लिया जाता है और जिससे जीवन की दिशा बदल जाती है, उसे असाधारण निर्णय कहते हैं। निर्णय लेने से पहले क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? 1. क्या इसका असर सिर्फ मुझ पर होगा या दूसरों पर भी? 2. इसमें कितने पैसे खर्च होंगे? अगर निर्णय गलत हुआ तो कितना नुकसान होगा? 3. निर्णय लेने में मुझे कितना समय लगाना चाहिए? 4. हमारे निर्णय का परिणाम अल्पकालीन होगा या दीर्घकालीन? इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।
dari COVID ke sebenarnya. Ya benar. नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक क्रियाकलाप से करें? मैं आपको एक परिस्थिति के बारे में बताऊंगी। आप टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देख रहे हैं। आपका बड़ा भाई कमरे में आया और रिमोट उठाकर उसने चैनल बदल दिया। बिना कुछ कहे वह अपनी पसंद का खेल कार्यक्रम देखने लगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अपने स्वभाव के अनुसार हम सबकी प्रतिक्रिया अलग अलग होगी। हमारा व्यवहार हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है, इसीलिए ऐसा होता है। इन 3 सत्रों में हम विभिन्न प्रकार के व्यवहारों के बारे में सीखेंगे। चलिए अमर से मिलते हैं। आइए मैं आपको अमर के लक्षणों के बारे में बताती हूँ। अमर के लक्षण: वह अपने दोस्तों के सामने उनकी आलोचना नहीं कर सकता। अगर कोई छोटे बच्चों पर धौंस जमाए तो वह उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता। अगर कोई उसके साथ गलत व्यवहार करे तो वह चुप रहता है। जो चीज उसकी है, अगर वह उससे छीन ली जाए तो भी वह कुछ नहीं कहता। वह मन में दुखी होता है, पर कोई उसका मजाक उड़ाए तो उन्हें सामने से कुछ नहीं कह पाता। अमर टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देख रहा है। उसका बड़ा भाई कमरे में आया और रिमोट उठाकर उसने चैनल बदल दिया। बिना कुछ कहे वह अपनी पसंद का खेल कार्यक्रम देखने लगा। अमर के बारे में आपको जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर बताइए कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या अमर चुपचाप वहां बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाएगा? क्या अमर अपने भाई के साथ झगड़ा करेगा? क्या वह जोर से रेडियो चलाकर उसके साथ गाने गाएगा ताकि उसका भाई टीवी ना देख पाए? 1. अमर चुपचाप वहां बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाएगा। 2. अमर अपने भाई के साथ झगड़ा करेगा। 3. अमर जोर से रेडियो चलाकर साथ में गाने गाएगा ताकि उसका भाई टीवी ना देख पाए। इसकी संभावना बहुत अधिक है कि अमर वहां चुपचाप बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद कमरे से चला जाएगा। अमर शायद अपनी नाराजगी सामने ही नहीं लाएगा। इस तरह के व्यवहार को निष्क्रिय व्यवहार कहते हैं। अमर अपने भाई के साथ किसी भी तरह की बहस
नहीं करना चाहेगा, इसीलिए वह चुप रहेगा और झगड़े में नहीं पड़ेगा। यह निष्क्रिय व्यवहार का उत्तम उदाहरण है। निष्क्रिय व्यवहार वाले लोग अपने अधिकारों और जरूरतों को बहुत कम या फिर महत्व नहीं देते। अपने अधिकारों और जरूरतों का आनंद दूसरों को उठाने देते हैं। कमरे से बाहर निकलकर अमर घर के दरवाजे पर चला गया और बाहर देखने लगा। उसका दोस्त कुमार उसके घर की तरफ आ रहा था। कुमार ने अमर से एक किताब उधार ली थी और वह उसे लौटाने आया था। किताब के कुछ पन्ने मुड़े हुए थे, कुछ गंदे हो गए थे और कुछ पन्नों के कोनों में नोट्स लिखे हुए थे। किताब की ऐसी हालत करने के लिए कुमार ने माफी भी नहीं मांगी। कुमार अमर से एक और किताब उधार लेना चाहता था। अमर किताब नहीं देना चाहता था, पर जब कुमार ने बार बार आग्रह किया तो उसे जबरदस्ती राजी होना पड़ा। यहाँ क्या हुआ? अमर किताब नहीं देना चाहता था, फिर भी उसे देनी पड़ी। उसका दिमाग ना कहना चाहता था, पर वह ऐसा नहीं कर पाया। उसने अपनी भावनाओं और इच्छाओं को दबाकर कुमार की इच्छा और भावना को स्वीकार कर लिया। वह झगड़े या किसी अप्रिय परिस्थिति में नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए उसने अपने व्यक्तिगत भावनाओं और अधिकारों का बलिदान दे दिया। अगर अमर ने कोई बहाना बनाकर शिष्टता से किताब देने से मना कर दिया होता तो शायद कुमार उसे कहता, क्या तुम एक दोस्त की मदद नहीं कर सकते? यह सुनकर अमर का दिल पिघल जाता और वह किताब दे देता। वह शायद ऐसा ही करता, क्योंकि निष्क्रिय व्यवहार वाले लोग अपनी भावनाएं और राय आसानी से व्यक्त नहीं कर पाते, ना नहीं कह पाते। झगड़े और अप्रिय परिस्थितियों से बचकर रहना चाहते हैं। अपने अधिकारों का बलिदान करने में हिचकिचाते नहीं हैं। अनुचित आलोचना सहने के बाद भी माफी मांग लेते हैं और खुद को दोषी समझते हैं। लोग निष्क्रिय व्यवहार क्यों करते हैं? क्योंकि निष्क्रिय व्यवहार करने वाले लोग अपने अधिकारों और जरूरतों को बहुत कम या फिर कोई महत्व नहीं देते। खुद पर ध्यान ना देते हुए वे अपने अधिकारों और जरूरतों का आनंद दूसरों को उठाने देते हैं। अब अमर को अपनी कोचिंग क्लास के लिए जाना था। आमतौर पर वह अपने मित्र देवराज के साथ क्लास में जाता था। अमर देवराज के घर गया। उसे उम्मीद थी कि वह क्लास में जाने के लिए तैयार होगा ताकि उन्हें शिक्षक की डांट ना सुननी पड़े, पर देवराज तैयार नहीं था। अमर ने बहुत ही मधुरता से उसे कहा कि क्लास में देर से नहीं जाना चाहिए। देवराज ने इस बात का बुरा मान लिया और कहा, तुम्हें बेहतर दोस्त ढूंढकर मेरी जगह उनके साथ रहना चाहिए। अगर अमर देवराज की गलतियां नहीं बताएगा या फिर अकेले कोचिंग क्लास में चला जाएगा ताकि समय से पहुंच सके, तो क्या होगा? देर से आने के लिए उसे शिक्षक की डांट पड़ेगी, पर उसे दोस्त के साथ रहने की खुशी होगी। देवराज अमर को अपना अच्छा दोस्त समझेगा। लोग अमर का फायदा उठाते रहेंगे।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो अमर का आत्मविश्वास कम हो जाएगा, अपना आत्मसम्मान खो बैठेगा, का शोषण होगा, असहाय महसूस करेगा। इस वजह से उसका जीवन निम्न श्रेणी का हो जाएगा। वह अपनी पहचान नहीं बना पाएगा, वह अपनी योग्यताओं को नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि निष्क्रिय व्यवहार करने वाले लोग अपने अधिकारों और जरूरतों को बहुत कम या फिर कोई महत्व नहीं देते। खुद पर ध्यान ना देते हुए वे अपने अधिकारों और जरूरतों का आनंद दूसरों को उठाने देते हैं। उमेश ने एक चित्र बनाया और अमर को दिखाकर उसकी राय मांगी। अमर को लग रहा था कि उसमें कुशलता की कमी थी और संतुलन भी सही नहीं था, पर वह खुलकर आलोचना नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने उमेश से नजरें चुराकर बेचैनी के साथ हाथ हिलाते हुए कहा, यह अच्छा चित्र है। निष्क्रिय व्यवहार करने वाले लोगों को अपनी व्यक्तिगत राय बताने में हिचकिचाहट होती है। ऐसे लोग झगड़े या किसी अप्रिय परिस्थिति में नहीं पड़ना चाहते, इसीलिए वे अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और अधिकारों का बलिदान दे देते हैं। वे जो महसूस करते हैं उसके विपरीत जाकर अलग राय दे देते हैं। अमर ने भी यही किया। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? अब आपको स्क्रीन पर एक प्रश्न उत्तरी दी जाएगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको अपने अनुभव के आधार पर हाँ या नहीं में जवाब देना है। इसके जवाब किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न हाँ कि नहीं। 1. क्या आप अपने दोस्तों की आलोचना उनके सामने कर सकते हैं? 2. उम्र में आपसे बड़ा कोई व्यक्ति जब आपको कोई अनुचित कार्य करने को कहे तो क्या आप उस पर सवाल उठाते हैं? 3. अगर कोई व्यक्ति किसी कम उम्र वाले व्यक्ति पर धौंस जमा रहा हो तो क्या आप उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं? 4. जब आपके साथ कोई अनुचित व्यवहार करता है तो क्या आप चुप रहते हैं? 5. क्या लोग अक्सर आपका मजाक उड़ाकर मजे लेते हैं? क्या आपने सभी प्रश्नों के जवाब दे दिए? जैसा कि मैंने कहा था, आपको इनके जवाब किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है, पर अगर आपका जवाब ज्यादातर प्रश्नों के लिए हाँ था तो यह दर्शाता है कि आप निष्क्रिय व्यवहार वाले व्यक्ति हैं। दूसरों की गलती बताने में हिचकिचाना, कोई अनुचित बात मान लेना, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या खुद के साथ अन्याय हो रहा हो तो उसे रोक ना पाना, दूसरों को अपना मजाक उड़ाने देना, ये सब निष्क्रिय व्यवहार के उदाहरण हैं। क्या अब हम एक और क्रियाकलाप करें? पापा कमलेश और मुकेश के लिए एक एक पेन लेकर आते हैं। मुकेश कमलेश से कहता है, तुम तो मेरे प्यारे भाई हो ना, मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए काला और नीला पेन चाहिए। अगर तुम मुझे अपना पेन दे दोगे तो मैं उसमें
काली स्याही भर दूंगा और अपने पेन में नीली स्याही भर दूंगा। अगर कमलेश निष्क्रिय व्यवहार वाला व्यक्ति होगा तो वह क्या जवाब देगा? यह दर्शाता है कि आप इस सत्र की मुख्य बातों को समझ गए हैं। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? निष्क्रिय व्यवहार वाले लोग अपने अधिकारों और जरूरतों को बहुत कम या फिर कोई महत्व नहीं देते। अपने अधिकारों और जरूरतों का आनंद दूसरों को उठाने देते हैं। निष्क्रिय व्यवहार वाले लोगों में आत्मविश्वास कम होता है। लोगों को आत्मसम्मान खोना पड़ता है। लोगों का शोषण होगा। लोग खुद को असहाय महसूस करते हैं। निष्क्रिय व्यवहार वाले लोगों के लक्षण: अपने दोस्तों के सामने उनकी आलोचना नहीं कर सकते। अगर कोई छोटे लोगों पर धौंस जमाए तो वे उसे रोकने की कोशिश नहीं करते। अगर कोई उनके साथ गलत व्यवहार करे तो वे चुप रहते हैं। जो चीज उनकी है, अगर वह उनसे छीन ली जाए तो भी वे कुछ नहीं कहते। वे मन में दुखी होते हैं, पर कोई उनका मजाक उड़ाए तो उन्हें सामने से कुछ नहीं कह पाते। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम एक और व्यक्ति से मिले? उसका नाम है कृष्णा। कृष्णा स्वभाव से आक्रामक है। एक, अपने विचारों को पूरे जोर के साथ व्यक्त करने में हिचकिचाता नहीं है। दो, उसे लगता है कि जोर से बहस करने से किसी भी परिस्थिति से निकला जा सकता है। तीन, वह खुलकर अपना गुस्सा जाहिर करता है और कठोर शब्दों का प्रयोग करता है। 4, जो विचार उसके विचारों से अलग होते हैं वह उन्हें स्वीकार नहीं करता। 5, जिन लोगों के विचार उससे अलग होते हैं वह उन्हें असुधार्य मानता है। कृष्णा टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देख रहा है। उसका बड़ा भाई कमरे में आया और रिमोट उठाकर उसने चैनल बदल दिया। बिना कुछ कहे वह अपनी पसंद का खेल कार्यक्रम देखने लगा। उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या कृष्णा बिना कुछ करे चुपचाप वहां बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाएगा? क्या कृष्णा अपने भाई के साथ झगड़ा करेगा? क्या वह जोर से रेडियो चलाकर साथ में गाने गाएगा ताकि उसका भाई टीवी ना देख पाए? 1, कृष्णा बिना कुछ कहे चुपचाप वहां बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाएगा। 2, कृष्णा अपने भाई के साथ झगड़ा करेगा। 3, कृष्णा जोर से रेडियो चलाकर साथ में गाने गाएगा ताकि उसका भाई टीवी ना देख पाए। इसकी संभावना बहुत अधिक है कि वह अपने भाई के साथ झगड़ा करेगा क्योंकि उसका स्वभाव आक्रामक है। इसीलिए वह अपने अधिकार की सुरक्षा हिंसक रूप से करेगा। आक्रामक व्यवहार वाले लोग: 1, अपने अधिकारों और जरूरतों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। 2, दूसरों के अधिकारों और जरूरतों की परवाह नहीं करते। कृष्णा का एक दोस्त कुमार उससे एक किताब उधार लेने आया। इससे पहले भी कुमार ने एक किताब ली थी
और बहुत ही बुरी हालत में लौट आई थी। उसने कृष्णा से माफी भी मांगी थी कि उसके छोटे भाई की वजह से किताब खराब हो गई। कृष्णा को यही बात याद आ रही थी। कृष्णा को पता था कि वह किताब गलती से खराब हो गई थी और कुमार ने माफी भी मांगी थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उस घटना के बाद भी उसने फिर से एक किताब मांगी। हमने देखा कि कृष्णा की प्रतिक्रिया आक्रामक थी। उसने पिछली घटना याद करके कुमार की गलती बताई। कुमार ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं माना। इसका यह कारण है कि आक्रामक व्यवहार करने वाले व्यक्ति एक अपने विचार गुस्से से बताते हैं और वह जताते हैं कि और कोई राय ना तो सही है और ना ही संभव है। दो, दूसरों की भावनाओं और राय की परवाह नहीं करते। तीन, यह सोचते हैं कि उनकी जरूरतें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चार, किसी भी बात के लिए तुरंत बहस या झगड़ा करने लग जाते हैं। पांच, डराने धमकाने वाली भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आक्रामक व्यवहार वाले लोग एक, अपने अधिकारों और जरूरतों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। दो, दूसरों के अधिकारों और जरूरतों की परवाह नहीं करते। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।